हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है KVS PRT EVS की। तो इसका आज पार्ट 4 हम कर रहे हैं और इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमारा लास्ट पार्ट जो है जुडिशरी का। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट क्यों है मैं आपको भी समझा दूंगी। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो लोग PDF की डिमांड कर रहे हैं उनको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जरूर जुड़े। वो बेसिकली टेलीग्राम ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, एक तो आपको लिंक मिल जाता है जिन लोगों ने मतलब बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है। वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो जो एक बेल आइकन होता है ना, मतलब चैनल का बेल आइकन होता है, उसको दबाओ, उसको दबा के और मतलब पर्सनलाइज नोटिफिकेशन कर लो तो आपको पर्सनल नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। कई लोगों की शिकायत रहती है कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, या फिर एक टेलीग्राम चैनल में मैं लिंक डाल देती हूँ डेली, वो आप देख लिया करो। ठीक है, टेलीग्राम का फायदा थोड़ा सा ये भी है कि इसमें PDF डाल देती हूँ मैं आपको, है ना, कोई वैकेंसी आती है तो उसकी PDF मिल जाती है, तो ऐसी चीज आपको मिल जाती है टेलीग्राम पर, तो ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना जुडिशरी पार्ट यानी कि न्यायपालिका को देखेंगे आज हम, और फिर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और किस तरह से बढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ KVS PRT का, EVS का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला। ठीक है, तो देखो आज हम प्राइमरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो है लास्ट पार्ट है हमारा न्यायपालिका का, ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद देखती हूँ या तो लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज और नेशनल बॉडीज लूंगी या फिर सिटीजन राइट लूंगी, जो भी है मतलब जो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी। खैर ये चीज ठीक है वो करेंगे। तो ये इतना बड़ा सिलेबस है गाइस, और मेरा मोटिव यहीं पर ये है कि आपको थोड़ी सी सर्च करने में कम मेहनत करनी पड़े, मतलब इधर जाओगे उधर जाओगे, तो मतलब मेरा ये है मोटिव कि मैं आपको एक जगह पे इकट्ठा करके मटेरियल प्रोवाइड करा दूं और आपको ये वीडियो इस तरह से हेल्प कर सकती है। वरना पढ़ने को आप लोग ना किताबें भी पढ़ सकते हो, बहुत किताबें पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या आएगा, लेकिन मेरी इस हेल्प से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें पढ़नी है एग्जैक्टली, मतलब नोट्स भी मैं दे ही रही हूँ आपको, है ना, और कुछ आप वीडियो में समझ ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, है ना, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र की संस्थाओं में बेसिकली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। मेन अगर हम बात करें तो विधायिका हम कवर कर चुके हैं, कार्यपालिका हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, 3 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। तो KVS PRT EVS की स्पेशल प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देख लेना। आज हम करेंगे न्यायपालिका को डिस्कस, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। ठीक है, अब आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप अपनी किताबों पर वापस जा सकते हैं, है ना, और ये मतलब गाइडेंस मिल जाएगी आपको कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। देखो मैं जो नोट्स बनाती हूँ ना गाइस, मेरे पास खैर M लक्ष्मीकांत की बुक है ना, वो IS लेवल की बुक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है पोल साइंस, इसलिए मैं उसको देख लेती हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए वो पढ़ना जरूरी नहीं है ना, वो बहुत मोटी बुक है, वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है, आपको क्यों भी पढ़नी है। तो मतलब मैं आपको काफी अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ इसमें कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आएगा। ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट मी इन दैट। देखो अब न्यायपालिका की जहां तक बात आई है तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट है एक हमारा, है ना, फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, या फिर जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय आप बोल सकते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, तो भाई 3 तरह की कैटेगरी जो है वो इंडिया में बेसिकली पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अगर हम कहें जुडिशरी में, है ना, ये सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स जो कि हर स्टेट के होते हैं। एक स्टेट का जो है मतलब सपोज एक हाई कोर्ट जो है वो 2 स्टेट्स का भी हो सकता है, 2 यूनियन टेरिटरीज का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अगर 28 स्टेट्स है तो 28 के अलग अलग हाई कोर्ट्स होंगे, ऐसा नहीं जरूरी होता है, ऐसा है भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। देखो ये अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं ना उच्च न्यायालय के अंडर होते हैं, ओके, इसलिए इनको अधीनस्थ बोला जाता है। सब ऑर्डिनेट पोजीशन इसलिए है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अंडर है कहीं ना कहीं। ठीक है, इन अधीनस्थ न्यायालयों में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, सेशन कोर्ट्स आते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं। जिला अधिकारी का जो होता है ना, जिला मजिस्ट्रेट होता है, उसका कोर्ट अलग से होता है, फिर दीवानी फौजदारी मामले अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स हो गए, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स होंगे, वो सब इसी में आते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में। अगर हम तो टॉप मोस्ट बॉडीज देखें तो सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड नंबर पर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के अंदर जो है ये सारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो मोटी मोटी बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती है, मतलब देखो बहुत बड़ा सिलेबस है, आने 20 क्वेश्चन ही है ना, हमें लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा। अब 20 क्वेश्चन कहां से आ जाएंगे हमें नहीं पता ना, इसलिए हम अपना पूरा पढ़ के चलेंगे। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124। देखो मैं आपको हर स्लाइड में जो है आर्टिकल जरूर बता रही हूँ, है ना, वो इसलिए बता रही हूँ कि स्पेशल आर्टिकल्स हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब अगर यहाँ ना पूछे जाएंगे तो आपके जीके में हो सकता है पूछे जा सकते हैं, है ना। ईवीएस की ये जो वीडियोस होती है ना मेरी, मैं इसको जीके साथ लेकर चल रही हूँ कि भाई थोड़ी थोड़ी आपकी जीके कवर हो जाए, पॉलिटी थोड़ी जीके वाली कवर हो जाए। ओके, तो ध्यान से देखा करो। तो आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और देखो अगर हम न्यायालय की बात करें तो ये न्यायालय ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जो है एक आम जनता पहुंचकर न्याय की अपील कर सकती है ना। अब वो कितना कर सकती है कितना नहीं कर सकती है वो अलग चीजें होती हैं, इसमें पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर आपकी पहुंच न्यायालय तक कितनी है ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान कहता है कि हर इंसान की जो है, हर भारतीय नागरिक की पहुंच, नागरिक की भी प्लस विदेशियों की भी पहुंच है सर्वोच्च न्यायालय तक, ठीक है। और 124 जो है अनुच्छेद जो है वो इसका प्रावधान करता है। अब देखो संविधान ने उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में स्थापित किया। मेन काम है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हमें रक्षा करनी है। आपको पता है कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम मूल अधिकार भी बोलते हैं। इन मूल अधिकारों में बहुत सारी कैटेगरीज है। स्वतंत्रता के अलग अधिकार है, समानता के अलग है, शोषण के विरुद्ध अलग है, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरीज बनी हुई है। सिटीजन राइट में हम उसको देखेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो कोई भी हनन कर देगा ना। सरकारें तो हमेशा तैयार रहती है अधिकारों का हनन करने के लिए, तो पता नहीं वो कब कौन से अधिकार का हनन कर दे, या लोग भी करते हैं। व्यक्ति और जो राज्य होता है ना वो दोनों ही मिलकर हनन कर सकते हैं, और उनके खिलाफ ही जो है हमें प्रोटेक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब भारत में ना एकल न्यायिक व्यवस्था है। एकल का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई केंद्र हो गए चाहे राज्य हो गए, ठीक है, इन सबको जो है यहाँ तक पहुंच है। अब जैसे यूएसए की बात करें तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। भाई राज्यों का अलग कोर्ट होता है और केंद्र का अलग है, ठीक है। मतलब राज्यों का एपेक्स कोर्ट जो होता है ना, हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, चाहे वो राज्य हो चाहे वो आपका पूरा केंद्र आ जाता है। तो जो भी इंसान है पूरे देश का वो यहाँ पर अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो एकल न्यायपालिका का प्रावधान है। अब उच्चतम न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है। ये मैंने सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। ओके, देखो रिट क्या होती है। आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस आर्टिकल के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट आपके लिए 5 तरह के रिट जारी कर सकता है, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपको बंदी बना लिया गया है बिना उसके, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि बंदी को मेरे सामने पेश करो, ठीक है। परमादेश दे सकता है भाई कोर्ट दूसरे कोर्ट्स को कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। उत्प्रेषण भी इसी तरह का होता है, सॉरी उत्प्रेषण और प्रतिषेध होता है कि नीचे के कोर्ट्स को जो है रोकता है सुप्रीम कोर्ट कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर वो उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है किसी का, है ना, कोर्ट बिना अपनी ज्यूरिसडिक्शन के होते हुए कोई और फैसला देता है तो वहां पर भी कंट्रोल है। उसके बाद अधिकार पृष्ठता, अगर आपने किसी का अधिकार जबरदस्ती ले लिया है तो आपसे सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आपने किस अधिकार से इसको लिया है, ठीक है। तो ये कुछ रिट्स होती है जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। नाम याद रख लो कि 5 तरह की रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंडर। ओके, ये आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। हाई कोर्ट भी जारी करता है लेकिन उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो ये याद रखो कि ये जो रिट है ये हाई कोर्ट में भी जारी की जा सकती हैं और उच्चतम न्यायालय में भी, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी आप रिट लगा सकते हो और रिट के लिए वो कर सकते हो, और मतलब हाई कोर्ट में भी, दोनों ही न्यायालयों के पास पावर है रिट जारी करने की। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है जीके में कि भाई रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो आप याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के भी पास है, ठीक है। अब देखो जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, थोड़ा सा सुन लो बस, है ना, लिखा नहीं है मैंने ये इसीलिए कि आपको बता दूंगी। देखो जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एक 2014 में, इसमें क्या हुआ था भाई, केंद्र सरकार ने जो है एक संवैधानिक संशोधन कर दिया उठा के कि भाई ऐसे एक पैनल बनेगा, कोलोजियम सिस्टम होगा। उस कोलोजियम सिस्टम में बहुत सारे लोग होंगे, पीएम होगा, कुछ केंद्रीय मंत्री होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, न्यायाधीश भी होंगे, और ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे किसको हमें वो बनाना है, ठीक है। मतलब चीफ जस्टिस होंगे या चीफ जस्टिस होंगे, किस तरह से बनेंगे, कोलोजियम व्यवस्था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस फैसले को रद्द कर दिया, ये कहकर कि भाई ये इसके जो संविधान है उसकी मूल धारणाओं के खिलाफ है, ठीक है। जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, एक तरह से
मूल धारणाओं में आता है संविधान के, और आप इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये रद्द हो गया, तो कॉलेजियम सिस्टम कभी आया नहीं। ठीक है, अभी न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति करता है लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों से भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और उच्च न्यायालयों के भी न्यायाधीशों से, अगर उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी है तो अभी तक राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब कहते तो आरोप तो खैर लगते रहते हैं कि अब जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी सरकार के हाथ की कठपुतलियां होते हैं। जो भी है, देखो जो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया है ना, सीएजी हो गया, ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं, और अगर यहीं पे करप्शन हो गया ना तो आप समझ लीजिए कि आपके अधिकार जो है बिक चुके हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस हो गए, उनको हमेशा फेयर रहना ही होगा अगर आपको डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना है। मतलब डेमोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनको हम इलेक्शन कमीशन और आपका सीएजी नेशनल बॉडीज के अंदर आता है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई। ओके, आई होप कि थोड़ा सा आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट्स की बात करते हैं। लेकिन सॉरी, एक दो चीजें और बता देती हूँ चलो आपको एक बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो ये तो मैंने आपको रिट ये मेन चीजें बताई हैं, लेकिन एक मूल क्षेत्राधिकार बता देती हूँ आपको। जो मेन काम है ना सुप्रीम कोर्ट का, जो मूल क्षेत्राधिकार कह सकते हैं, जो उसका बेसिक काम है, वो एक ये भी है कि केंद्र, सेंटर और स्टेट के मुद्दे जब होते हैं ना, सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई लड़ाई चल रही है तो उस मामले में भी यहाँ पे अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली वहां पे हाई कोर्ट कामयाब नहीं है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। मतलब स्टेट और सेंटर, अगर दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है या फिर राज्य और केंद्र के बीच विवाद चल रहा है या बहुत सारे राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। मतलब यहाँ पर ही फैसले होते हैं। फिर यहाँ पर है ना, जैसे नदी जल के बंटवारे को लेकर आ जाता है, रेवेन्यू के बंटवारे को लेकर आ जाता है, बहुत सारी चीज होती है, कर के वितरण को लेकर, और उसके मतलब इकट्ठा कौन करेगा या वितरण कौन करेगा, कौन सा टैक्स कहां लगा दिया, मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच चलते रहते हैं। तो उन मुद्दों का जो निपटारा है वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। ठीक है, फिर क्षमादान की शक्ति भी है यहाँ, सॉरी क्षमादान कह रही हूँ, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति होती है 143 आर्टिकल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से या फिर सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन मतलब राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता उस चीज को मानने के लिए। ओके, ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाई कोर्ट्स को। ओके, खैर आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में, मतलब आई होप कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी आपको, थोड़ी सी गाइडेंस मिल रही होगी। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद इनका नंबर आता है। अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे बात करें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होंगे हमारे जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय आते हैं। ठीक है, अभी इंडिया की बात करूं तो टोटल आई थिंक 25 उच्च न्यायालय है, एक बार चेक कर लेना, 24 या 25, आई थिंक 25 हैं, 25 हो गए हैं। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में अगर हम बात करें, और दिल्ली का अपना खुद है ना, यूनियन टेरिटरी है वो, दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, लेकिन इसका अपना अलग से हाई कोर्ट है। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनका मतलब 2-3 राज्यों का मिला के एक हाई कोर्ट है, इस तरह से भी है। ठीक है, देख लेंगे, बस ज्यादा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है सारा, और मैं गलत कुछ बताना नहीं चाहती। तो देखो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल बता दिया 124, इसी तरह से 214 कहता है कि भाई एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 214। उसके बाद अनुच्छेद 226 मैंने अभी आपको बताया था कि रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और मैंने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के अंडर रिट जारी करता है। ठीक है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट, जो सेम मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में बताई है, सेम रिट जो है हाई कोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, ये तो कॉमन चीज हो गई दोनों में। उसके बाद भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन जो है 1862 में हुआ था। ये थोड़ा फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप याद रखो। और जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले कोलकाता, फिर मुंबई, फिर मद्रास, इस तरह से। और आई थिंक फोर्थ जो था वो इलाहाबाद की स्थापना हुई थी 1866 में, इलाहाबाद फोर्थ। ठीक है, बस इतना याद रखो। अब देखो उच्च न्यायालय जो है इसके पास भी काफी पावर्स होती हैं। इस जो पहली चीज तो ये कि इसके अंडर जो है ये सबऑर्डिनेट पोजीशन होती है कई न्यायालयों की, जैसे जिला न्यायालय है वो हाई कोर्ट के अंडर आता है। भाई इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
भाई राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ओके, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो राज्यपाल है उसका रोल ये होता है कि उससे सलाह लेता है और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे भी सलाह ली जाती है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति हाई कोर्ट्स के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और इनके जो ट्रांसफर्स हैं वो भी बहुत होते रहते हैं। आपने सुना ही होगा, अभी इस हाई कोर्ट का ये चीफ जस्टिस बन गया, अभी ये हट गया, ये बन गया, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी कि जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, मतलब जो भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं, उनकी मैक्सिमम एज आप 65 ईयर्स होती है, मतलब 65 वर्ष की आयु तक जो है वो कार्यरत रह सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एज है 62। ये डिफरेंस के साथ बता रही हूँ ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का आए तो 65 ईयर्स और अगर हाई कोर्ट का आए तो 62 ईयर्स। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम इसकी हाई कोर्ट की अगर इसकी पावर की बात करें तो देखो जो हर तरह के मामले जाते हैं हाई कोर्ट्स में, विवाह, तलाक, शादी, ठीक है, फिर क्रिमिनल मामले होते हैं, दीवानी, फौजदारी, हर तरह के मामले जाते हैं। और सपोज जैसे जिला न्यायालय हो गया, सत्र न्यायालय होगा, यहाँ से अगर लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो उच्च न्यायालय में जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले आप उच्च न्यायालय में अपील करते हैं, फिर आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है। कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट अपील भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आने लायक है। बेसिकली ये याद रखना कि नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ओके, अब हम देखेंगे जरा सा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मैंने आपको पहले बता दिया, अधीनस्थ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाई कोर्ट के अंडर है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर है, तो उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। भाई इनके नीचे मतलब हाई कोर्ट के बाद जितने भी ये न्यायालय आते हैं वो सारे अधीनस्थ नेचर के होते हैं, सब ऑर्डिनेट नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जिला न्यायालय, ये मैंने कुछ ही लिखे हैं, और भी होते हैं। जिला न्यायालय हो गया, दीवानी न्यायालय हो गया, आपराधिक न्यायालय हो गया, दंडाधिकारी हो गया का न्यायालय हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। और इसमें बहुत सारे आते हैं और सिविल कोर्ट्स आते हैं, मतलब हर तरह के मामले जो छोटे छोटे बड़े जो कोर्ट होते हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इसके ज्यादा डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, ये आपके पेपर में आने लायक है मुझे लगता है। ऐसे न्यायिक सक्रियता जिसको बोलते हैं, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म हम बोलते हैं इसको, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये आपकी न्यायिक सक्रियता जो होती है वो डायरेक्ट आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है, तो आप क्योंकि टीचर बनने वाले हैं तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। देखो न्यायिक सक्रियता क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म, सीधी सी सिंपल भाषा में कहूं तो न्यायालयों का या फिर न्यायाधीशों का जो है एकदम से एक्टिव हो जाना। ठीक है, मतलब उनका पैसिव ना होकर एक्टिव रोल निभाना। तो यानी कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका निभाना। और कहां पर भूमिका निभानी है, आपको मैंने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं या फिर डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका बोलते हैं, फिर आपका आता है एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, और लास्ट में हमारा जुडिशरी आती है। ठीक है, तो इन दोनों पर कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी होती है, यानी कि लेजिस्लेचर पर और एग्जीक्यूटिव पर। भाई कार्यपालक जो है वो भी अपना काम अच्छे से करें और विधायिका जो है कानून ऐसे ना बनाए जो संविधान के नियमों के खिलाफ हो। तो इन दोनों को पे कंट्रोल करना जो है वो जुडिशरी का काम है। भाई आपको यही तो काम करना है कि आपको ये देखना है कि सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो न्यायिक सक्रियता की धारणा ये कहती है कि कोर्ट्स को या फिर हम कह सकते हैं पूरे न्यायालय सिस्टम को जो है आगे बढ़कर रोल निभाना चाहिए, ताकि जो नागरिक हैं या फिर जो भी हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो और जितनी भी चीजें चल रही हो वो सारी संविधान के अकॉर्डिंग हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को हर जगह फॉलो किया जाए। ठीक है, और ये न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है जनहित याचिका की अवधारणा से काफी निकटता से जुड़ी हुई है। जनहित याचिका को हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और देखो यहाँ पे किस किस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे महिलाओं के मुद्दे होते हैं ना, पर्यावरण से संबंधित, यानी कि जैसे पर्यावरण हो गया, ठीक है, उसके बाद महिलाओं के मुद्दे हो गए जो जेंडर बायसनेस और इन सब चीजों से रिलेटेड हो गए। ठीक है, या फिर सिंचाई होगा, किसानों का मुद्दा हो गया, ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार हो गए। और इन जनहित याचिकाओं के थ्रू जो है ये मुद्दे कोर्ट में पहुंचते हैं, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट हो गया या फिर जजेस हो गए इसमें बढ़ चढ़कर जो है अच्छे से इन चीजों को देखे, इन चीजों को समझे और इनके अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, बस समझ लो मीनिंग, उसके बाद एग्जाम्पल जो भी आए आप कर सकते हो। अब लास्ट हम बात करेंगे जनहित याचिका की। जनहित याचिका होती क्या है, देखो पहले क्या होता था ना कि ये होता था कि भाई ठीक है अगर आपका मामला है तो आप ही जाओगे,
आपका मामला नहीं है तो आप क्यों मतलब बेवजह जा रहे हो। तो जब से जनहित याचिका यानी कि PIL बोलते हैं इनको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, जब से ये स्टार्ट हुई है ना PIL, उसके बाद थोड़ी सा जो न्यायिक सक्रियता है ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है अभी पहले इसके बारे में जान लो। देखो जो ये PIL का कंसेप्ट था ये 1960s में स्टार्ट हुआ, बेसिकली USA में, अमेरिका में शुरू हुआ था ये कंसेप्ट, ठीक है। और उसके बाद ये इंडिया की अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव में तो 1980s के बाद 80s के अराउंड जो है ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसमें जो मेन हमारे चीफ जस्टिस थे वो थे कृष्ण अय्यर, ठीक है। कृष्ण अय्यर जो थे मतलब ये न्यायमूर्ति कह सकते हैं इनको, है ना, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर थे। और एक थे PN भगवती, ठीक है। इनके ही प्रयासों के साथ जो है ये प्रवर्तक रहे बेसिकली जनहित याचिकाओं के। देखो जनहित याचिका का मतलब क्या है वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया है। देखो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, जिनको कोर्ट कचहरी का इतना पता भी नहीं होता है और वो हेजिटेट भी करते हैं कोर्ट में जाने से, है ना, कि कौन इन लफड़ों में पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर आपको समझ नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या चीजें होंगी। और मतलब लोगों को, आम लोगों को ये लगता है कि कोर्ट जाना मतलब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक काम है ना, डेट पे डेट्स मिलती रहती है, आपका पैसा खर्च होता रहता है और रिजल्ट आपको कभी 20 सालों में आ रहा है, कभी 50 साल में लग जाते हैं, है ना। मैं क्राइम पेट्रोल पर एक एपिसोड देख रही थी जिसमें एक बंदे पर जो है कितना 65 रुपए का, आई थिंक 65 या 63 रुपए का गबन का आरोप लगा था, जो कि लास्ट में झूठ साबित हुआ, लेकिन बंदा मर गया, लेकिन उसके बाद भी केस चलता जा रहा है ना, और उसकी नौकरी भी चली गई इस चक्कर में, जबकि फैसला बहुत बाद में आया। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाली होती है ना। तो कुछ लोग इन चीजों से डर के ही कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं। तो जनहित याचिका ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी जन भावना वाले व्यक्ति, कोई भी फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकता है जो लोगों की मदद कर रहा है, या फिर सामाजिक संगठन भी हो सकता है, NGO भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है ना। अगर वह व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए या फिर समूह निर्धनता, अज्ञान या अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दिशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते हैं, मतलब या तो वो बहुत गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, उनकी न्यायालय तक पहुंच नहीं है, ठीक है, फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको डर लगता है, समाज से लगता है, जैसे भी लगता है, अज्ञान है, उन्हें समझ नहीं है कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, तो वो लोग इनको बोल सकते हैं और ये लोग इनके बिहाफ पर उसमें कोर्ट में याचिका जो है दायर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना अभी कि जो न्यायिक सक्रियता है उससे बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे लोग भी आगे से आगे आकर जो है आपके मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें कौन से मुद्दे आएंगे बेसिकली जनहित याचिकाओं में, वही आते हैं, गरीबी के मुद्दे आते हैं, पिछड़े लोगों के मुद्दे आते हैं, जो हाशिए पर समूह है उनके मुद्दे होते हैं, पर्यावरण के मुद्दे होते हैं, है ना, फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के मुद्दे होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के मुद्दे होते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है जिनके आधार पर जो है जनहित याचिका जो है वो दायर की जा सकती है। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक जुडिशियल रिव्यू और समझाना चाह रही थी मैं आपको, स्लाइड नहीं बनाई है, जुडिशियल रिव्यू है ना, मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अदालत अपने ही फैसले कुछ दे देती है, तो उसमें फाइन, देखो अगर आपका कोई केस चल रहा है, सपोज आपका सत्र न्यायालय में चला, जिला न्यायालय में चला, उसके बाद हाई कोर्ट में गए आप, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सपोज आप हर जगह पे हारते चले गए, ठीक है। अभी एक हरियाणा में PTI का मामला हुआ था जिसमें मतलब कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार गए और वो 1980 कुछ PTI थे, उनको हटा दिया गया। तो वहां पर इन्होंने रिव्यू की अपील डाली थी। रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को जो है रिव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्या इसमें और कुछ गुंजाइश है, क्या और अच्छे तरीके से हम इसका फैसला और बदल सकते हैं कि इसमें कुछ भाई दोनों पक्षों को हानि ना हो या जो भी हो। तो ये जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। तो इसका भी अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, वो अपने फैसलों पर जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी पूरी न्यायालय का सिस्टम, मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में जो है समझाने की कोशिश करी है। अगर आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, है ना, मतलब अगर आपको मिले कहीं से तो आप पढ़ लेना भले ही, मतलब मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी हैं कि इसमें ये चीजें आती हैं, और बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय ये सब मैंने क्लियर करा दिया है, ठीक है। और मतलब मोटिव बस यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बचे आप लोगों का, है ना, और थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, ओके। एंड मेहनत करते रहिए, मैं तो बस यही कहूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार कहने से भी थोड़ा ये होता है कि हाँ चलो बार बार बोला जा रहा है तो करेंगे, है ना। क्योंकि हमेशा याद रखो कि आपके लिए आप कोई और नहीं कर सकता कुछ भी, है ना। और कहते हैं मेहनत इंसान की कहीं ना कहीं जरूर काम आती है, आज अभी नहीं आ रही तो आगे किसी और चीज में काम आएगी। तो आप मेहनत करना ना छोड़ें और उम्मीद भी ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आप उम्मीद ही छोड़ देंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, वैकेंसी नहीं आने वाली, ये नहीं वो नहीं, तो गाइस कुछ नहीं होने
होने वाला है ना। मतलब कहते हैं ना कि पेपर में कुछ लिख के तो आओ ना, मतलब मेहनत तो करो, क्या पता वैसे अगर नहीं करोगे तो भी 0 मिलना है, लेकिन अगर क्या पता करोगे तो तुक्का भी लग सकता है या कुछ और भी हो सकता है ना। तो ये चीजें मत छोड़ो कभी भी, और कभी हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, करते रहो कुछ ना कुछ, और दिमाग से कुछ और भी सोचते रहो कि हम इधर अगर नहीं कामयाब हो पाते हैं तो हम इधर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अपना एक जो ये दिमाग का सिस्टम है ना, इसको बिल्कुल लेवल पे रखो, डिप्रेशन में कभी जाना नहीं है, ना स्ट्रेस लेना है ज्यादा, ठीक है। और वही सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, त्योहारों का मौसम है, एंड से नो टू क्रैकर्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।